नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देहरादून में रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देहरादून में रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया, जिस दौरान ये देखा गया कि पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बांटे गए हैं नियुक्ति पत्र। सर्वे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें, देहरादून में मेले का आयोजन किया गया, रोजगार मेले का। 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको बता दें। और 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिससे तमाम युवाओं को रोजगार मिलेगा। देहरादून में रोजगार मेले का शुभारंभ प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर यह देखा गया कि पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शुभारंभ किया। 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सर्वे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। बिल्कुल, आज देहरादून में भी रोजगार मेले का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिस तर्ज पर केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है युवाओं को रोजगार देने के लिए, उसी के आधार पर यहाँ पर भी मेले का शुभारंभ हुआ। इस मेले में कई अभ्यर्थियों को कह सकते हैं कि सैकड़ों संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद थे, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए, जो विभिन्न कंपनियों में इस समय रोजगार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सरकार की तरफ से युवाओं को एक संदेश देने का काम यहाँ पर किया गया है कि जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, स्वरोजगार की दिशा में पहल करना चाहते हैं, या फिर दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जाकर राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं, उनके लिए जो सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का लाभ वो यहाँ पर ले सकते हैं, रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कोशिश यही है सरकार की कि राज्य के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके, उन्हें रोजगार के माध्यम से आर्थिक मजबूत की जा सके। देहरादून में इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सूबे के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से यहाँ पर किया गया। सर्वे ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का जो वायदा कर रही थी, उस वायदे पर खरी उतरती नजर आ रही है। और रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को जो उनकी प्लेसमेंट है, जो उनका नियुक्ति पत्र है, वो देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर दूसरे विभाग, विभिन्न विभागों के जो नियुक्ति पत्र है, जो युवाओं की तरफ से जो भर्ती परीक्षाएं दी गई थी, जिनको पास करने का काम किया का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश यही है आगामी सरकार की कि जो केंद्र सरकार का जो वायदा है, राज्य सरकार ने जो वायदा यहाँ पर किया है कि युवाओं को रोजगार देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, तो उस पर अपनी तरफ से सरकार की जो पहल है, वो पहल सार्थक होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं अभय कि इस रोजगार मेले में किस किस प्रकार का रोजगार युवाओं को मिलेगा? क्या सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरी का भी प्रावधान इसमें रखा गया है या प्राइवेट की बात है? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में तमाम बड़े बड़े कॉलेज भी हैं और देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स, बच्चे होते हैं, उनको प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाता है, वो जॉब के लिए दर दर भटकते हैं। तो कैसा देखा जा रहा है प्लेसमेंट लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, किस प्रकार से युवा इसमें आ रहे हैं और किस प्रकार से लाभ इस रोजगार मेले से युवाओं को मिल रहा है? बिल्कुल, आज ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, युवाओं को रोजगार मेले का जो आयोजन यहाँ पर किया गया था, इसमें जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए, वो सभी ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के जो विभिन्न विभागों में जो भर्तियां यहाँ पर आयोजित हुई थी, रिजल्ट जारी हो चुका, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स भी थे, प्राइवेट सेक्टर्स, जो विभिन्न कंपनियां यहाँ पर कॉलेजों में या रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को हायर करने का काम यहाँ पर करती है, उनको नियुक्तियां देने का काम करती है। उनके सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे प्राइवेट सेक्टर को या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए
उनकी में जो नियुक्ति पत्र जो जॉब पाए हुए जो छात्र है, जो चयनित जो छात्र है, उनको भी नियुक्ति पत्र देने का काम यहाँ पर किया गया। तो सरकार का एक बड़ा संदेश यही है कि सेक्टर को, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो अभ्यर्थी है, जो प्रतिभाशाली है, जिन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को पास यहाँ पर किया है, जो विभिन्न आयामों पर खड़े उतरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनको नियुक्ति यहाँ पर दी जा सके, ताकि जो रोजगार के अवसर है वो और युवाओं को भी यहाँ पर प्रदान हो सके। जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वो दूसरे युवाओं के लिए जिस समय तैयारियां करें, उनके लिए रोल मॉडल यहाँ पर बन सके। सरकार की विभिन्न योजनाएं इस दिशा में चल रही है। ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा नजर आ रहा है। युवाओं को रोजगार के जो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय आपका। नैनीताल की होटल मेट्रोपोल और शत्रु संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है। वर्ग विशेष की वजह से यह काम वर्षों से लंबित था, जिसे धामी सरकार ने बुलडोजर चलाकर पूरा कर ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें, करीब 300 करोड़ की सरकार संपत्ति 1400 विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखी थी। उस काम को धामी सरकार पूरा कर रही है। नैनीताल में हाईकोर्ट के पास करीब 300 करोड़ की शत्रु संपत्ति को खाली करवा दिया गया है। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय की भूमि से यह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ नैनीताल से संवाददाता अभय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे पर सरकार का बुलडोजर चला, विशेष समुदाय ने कर रखा था कब्जा। देखिए, बिल्कुल आज नैनीताल में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इसमें अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार लगातार जो यहाँ पर जो वचनबद्ध तरीके से जो काम लगातार कर रही थी, उसपे नैनीताल पे यहाँ पर अतिक्रमण पे यहाँ पर बुलडोजर चला है। और उस बुलडोजर में आपको बता दूं, नैनीताल के होटल मेट्रोपोल और शत्रु संपत्ति को के खिलाफ अवैध कब्जों को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर अभियान शुरू किया गया, जिसमें आज यहाँ पर जेसीबी चला दी गई है और अवैध जो यहाँ पर कब्जा था उसको लगातार छुड़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। करीब 300 करोड़ की सरकारी संपत्ति, जिसमें करीब 1400 विशेष समुदाय के लोगों ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ था और उसको इस काम को जो लगातार पिछली कई सरकार नहीं कर पा रही थी, ये साहस का कार्य कहीं ना कहीं प्रशासन ने कर दिखाया है और इस जगह को लगातार खाली किया जा रहा है। और वहीं करीब 300 करोड़ की जो शत्रु संपत्ति है उसको आज खाली करा दिया गया है। खास बात यह है कि आज गृह मंत्रालय की ये भूमि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आगे भी, क्योंकि जो यहाँ पर गृह मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड में जो जगह चिन्हित की गई है, इसमें हरिद्वार में इस तरह की जमीनें हैं और खटीमा में है और नैनीताल में है। नैनीताल में कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे ये कार्रवाई आगे रहेगी तो पूरी तरीके से नैनीताल में कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। 300 करोड़ की भूमि की कीमत आगे जा रही है, इसमें यहाँ पर खाली करा दिया गया है और जो लोग वहाँ के रहने वाले थे उनको पहले अल्टीमेटम दे दिया गया था, तो लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया था और आज वो जो वहाँ जो भवन बने हुए थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जेसीबी के द्वारा हटाया गया है। जी अमित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस दौरान ये मतलब बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो क्या प्रशासन को आक्रोश का सामना करना पड़ा? किस प्रकार के इंतजाम प्रशासन ने कर रखे थे? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शत्रु संपत्ति को लेकर कई प्रकार की यहाँ पर जो भ्रामक कहीं ना कहीं जो जानकारी है उसको कहीं ना कहीं दोस्त करना चाहता हूँ। शत्रु संपत्ति के बारे में अगर बता दिया जाए तो आजादी के समय जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए थे और उनकी भूमि संपत्ति यही यानी भारत में रह गई थी, इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहा जाता है और ये संपत्ति का मालिकाना हक केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होना ऐसा कानूनी अधिकार है। और उसके बावजूद यहाँ पर लंबे समय तक रह रहे थे, लगातार बीच बीच में उनको यहाँ से हटाने के लिए कहा गया, लेकिन इससे पूर्ववर्ती की जो सरकार है वो वोट बैंक की कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ पर करते नजर आई, फिर हटाया गया। हाईकोर्ट में मामला लगातार जाने के बाद, याचिका जाने के बाद इसमें कार्रवाई की गई है और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बीड़ा उठाया है और यहाँ से इस संपत्तियों को खाली कराया गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि पहले से इस चीज में कार्रवाई की जा रही थी, 44 लागू कर दी गई थी। जी अमित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा अपडेट देने के लिए। सितारगंज के केशव नगर में शिशु मंदिर प्रांगण में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फलदार वृक्ष लगाए हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वृक्ष लगाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हमें सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधों से ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ और साफ रहता है, जिससे हम खुली सांस लेते हैं। साथ ही कहा कि वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि वृक्ष की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं। देखिए, ये पर्व जो है वो हमारी संस्कृति और पर्यावरण दोनों को जोड़ता है। हमारी संस्कृति भी पूरा हरेला के लिए को मनाती है और हमारा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। आज हमने लगभग 10 बूथों में पेड़ लगाए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पूरे देश से, पूरे विश्व से गुहार लगाई है, सब लोग अपने योगदान देंगे और वृक्ष लगाएंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में प्रदेश के तमाम स्थानों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना है। इस अवसर पर तमाम जगहों से पहुंचे फरियादियों ने मंत्री गणेश जोशी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर कई फरियादियों की समस्याओं को समाधान भी किया। साथ ही अधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए हैं। धनौल्टी विधानसभा के गवाना डामड़ी गांव में आज भी लोग नदी पर बने टूटे पुल से जान जोखिम में डालकर आवागमन करते हैं, जहां ग्रामीणों ने नवनियुक्त जिलाधिकारियों से मांग की है कि लोगों को और स्कूली बच्चों की समस्याओं को देखते हुए इस पुल को बनाने के आदेश दें, ताकि आने जाने वाले बच्चों को और ग्रामीणों को किसी भी जान माल की हानि यहां पर ना हो। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2013 की आपदा आने के बाद हमने सभी जनप्रतिनिधियों से यहां पर पुल बनाने की मांग की है, लेकिन किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। अब नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने से आश है कि लगाए बैठे हैं कि वो इस पुल को बनाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर टिहरी के नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मामले पर संज्ञान लेते हुए धनौल्टी के उप जिलाधिकारी से बात की है और निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाएं और निरीक्षण करके उसका प्रपोजल भेजें, जिससे जल्द ही जिला प्लान के माध्यम से यहां पर पुल बनवाया जा सके। काफ़ी लंबी समय से है और इस संबंध में हमने शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन इसमें हमें कोई भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला। और मेरा जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन है कि वो हमारे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई का आदेश दे, क्योंकि हमारे ग्राम सभा गवाना डामनी से 150 से 200 बच्चे भगवान स्कूल आते हैं, जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुलिया से वो करते हैं, डेली आना जाना करते हैं। और दूसरा जो हमारा पुल है, उस पुल का कोई भी रास्ता नहीं है, मजबूरन हमें इस पुलिया को यहाँ पर बनाना पड़ा। इस बारे में संबंधित एसडीएम से वार्ता की गई और उन्होंने अवगत कराया कि इस ब्रिज की जो मांग है वो 2013 की आपदा के बाद से है और अभी तो इस ब्रिज के आसपास करीबन 500-600 मीटर के आसपास एक नया ब्रिज भी है, परंतु फिर भी कई बच्चों के द्वारा या वहाँ के नागरिकों के द्वारा इस ब्रिज को लकड़ी के माध्यम से जो बनाया गया उसका यूज़ किया जाता है। इसमें मैंने एसडीएम को बोला कि आप मौका निरीक्षण कर लें और अगर कोई छोटे स्पैन का वहाँ पे कोई एक ऐसा अलाइनमेंट मिलता है तो उसको हम लोग तत्काल जिला योजना से या अन्य किसी मद से प्रस्तावित करके शीघ्र उसका निर्माण करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में देश सहित देवभूमि को बड़ी क्षति पहुंची है, जिसके बाद प्रदेश के ऊर्जा उत्पादन करने वाले विभाग नींद से जाग गए हैं। यूपीसीएल ने भी उत्तराखंड के तमाम संवेदनशील इलाकों में लगे ट्रांसफार्मर के पास तारों को सुलझाने में लग गई है। देहरादून के कई इलाकों में यह देखा गया था कि तारों के जंजाल के नीचे आम जनता रह रही है,
जिससे उन पर करंट लगने का खतरा बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूपीसीएल, जल विभाग सहित तमाम विभाग दुर्घटना रोकने के काम पर लग गए हैं। देहरादून के एशले हॉल के सामने लगे ट्रांसफार्मर पर खतरा रोकने के लिए यूपीसीएल अपना कार्य नजर आई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। बीते दिनों चमोली में हुए हादसे के बाद जो यूपीसीएल है वो सतर्क नज़र आ रहा है। देहरादून की बात की जाए तो जगह जगह पर जो तारों के गुच्छे हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिससे जो आम जनता है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे एक होलसेलर यहाँ पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं जो आम जिंदगी है इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। अगर कोई भी जो शौक है अगर इससे जाके नीचे लगता है तो उससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को पड़ सकती है। और इसी के कारण जो यूपीसीएल है वो नींद से जग चुका है और यहाँ पर जो तारों का जंजाल है उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये देहरादून के कई क्षेत्रों में देखा गया है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके आसपास लगातार तारों का गुच्छा लगा हुआ है और जिसके कारण जो दुर्घटना होने का कारण है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। 16 लोगों की मौत चमोली में हुई है, जिसके कारण जो पूरा प्रदेश है वो कहीं ना कहीं दुख की स्थिति में है। और ऐसी स्थिति देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं यूपीसीएल और साथ साथ जितने भी विभाग हैं उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसी के देखते हुए ये तमाम चीज़ें यूपीसीएल द्वारा की जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। काशीपुर में शनिवार सुबह श्रमिकों से भरी बस अचानक पलट गई। बस पलटने की वजह से एक श्रमिक की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में कई श्रमिकों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। वहीं सूचना पर तहसीलदार और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो साथ ही घायलों को एलडी भट्टी सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ एक होटल के कमरे में देख हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ लिया और मुस्लिम लड़के की जमकर पिटाई कर दी गई। दोनों एक होटल के कमरे में थे। उसी दौरान हिंदू संगठन के लोग होटल में पहुंच गए और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो गए, जिससे लड़के को पीटते हुए कोटद्वार कोतवाली ले गए। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों के परिजनों को बुलाया, जिसके बाद लड़की को उसके घर भेज दिया गया। मामला बाजार चौकी के नजीबाबाद रोड नारायण होटल का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं की आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की कतिपय अन्य सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने, इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर ध्यान देना चाहिए। अगली खबर देहरादून। आपको बता दें, पुलिस ने ऐसे दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो इनकम टैक्स के फर्जी जॉइंट कमिश्नर बनकर जमीनों की धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए दोनों अभियुक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस खुलासे के अनुसार दोनों अभियुक्तों के ने देहरादून के विकास नगर इलाके में एक किसान की 6 बीघा जमीन को बेचने में फर्जीवाड़ा कर 50 लाख रुपए का ग्राहकों से वसूली की। ये मामला तब उजागर हुआ जब इसमें से गगनदीप खुद को इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर बनकर लगातार देहरादून विकास नगर एसडीएम को रॉब से फोन करके रजिस्ट्रार ऑफिस से अपने काम कराने का दबाव बना रहा था। इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी देहरादून के पास पहुंची, जिसके बाद देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर से दिल्ली फरार होने वाले दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गगनदीप सन ऑफ अमनदीप है, सहारनपुर का रहने वाला है और इसका एक सहयोगी है मुंतजिब सन ऑफ इकराम, ये भी सहारनपुर का रहने वाला है। होता यह है कि गगनदीप जो है एक फर्जी तौर पर गगनदीप एक कमल सिंह जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके इसने जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के
तहसील विकास नगर में वहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया। हरिद्वार में बारिश ने एक बार लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। शहरी इलाकों में उमस से लोगों को राहत मिली बारिश होने के बाद। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, शहरी इलाकों में उमस से मिली राहत। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश ने हरिद्वार के खादर क्षेत्र में लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें, हरिद्वार में झमाझम बारिश हो रही है। शहरी इलाकों में उमस से लोगों को राहत मिली है। देखा जा रहा था लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार बारिश के बाद ये देखा जा रहा है कि इलाके में जो लोगों को उमस हो रही थी, उमस से राहत मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई इलाके, अगर बात की जाए खादर क्षेत्र में, तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि देखा जा रहा था कि बारिश के बाद तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही थी। तो हरिद्वार में बारिश के एक बार फिर बढ़ाई लोगों की चिंता। शहरी इलाकों में उमस से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें, और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।